जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आप रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण कैसे देंगे, उनका पहचान कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। सबसे पहली आपकी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया। दूसरी आपकी होती है यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी आपकी वियोजन अभिक्रिया हो गई। तीसरी आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी आप ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी यहाँ पर आपकी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी ये आपकी हो गई द्विविस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर पांचवी होती है रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन इसको बोला जाता है, या आप बोल सकते हैं उपचयन अपचयन। कैसे यहाँ पर अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी इसको बोला जाता है। कैसे यहाँ पर देखिए दो शब्द यहाँ पर छुपे हुए, रेडॉक्स यानी आपका यहाँ पर छिपा हुआ है रिडक्शन, यहाँ पर पहला छिपा हुआ है, और यहाँ पर दूसरा आपका छिपा हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रकार के यहाँ पर वर्ड छिपे हैं। इसका मतलब है अपचयन, इसका मतलब है उपचयन। ठीक है, आपको दोनों बताना है। देखिए आपको दोनों पढ़ना है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें, नहीं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए कितना आसानी समझ में आ जाता है। मुझे लगता है कि इंग्लिश में थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज के क्या इंग्लिश में ये सब पढ़ाई होती है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल आप कैसे देंगे, बहुत ही सिंपल है। मतलब यहाँ पर यहाँ पर इसका समझते हैं, कोई पदार्थ ए है और यहाँ पर कोई बी है, तो ये जब मिल जाएंगे आपस में तो ए बी बना लेंगे। अगर कोई पदार्थ सी है तो मिल जाएंगे तो ए बी सी बना लेंगे। इस तरह से होता है। मतलब कोई भी पदार्थ है, 3 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, तो आपस में मिलकर यहाँ पर एकल पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, नहीं एक पदार्थ बना लेते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखे होंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पर H2 और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से आपका बन जाता है जल यानी H2O। ठीक है, ये आपकी होती है गैस, और ये भी आपकी गैस ही होती है, और ये आपका बन जाता है लिक्विड। आप देख सकते हैं लिक्विड। ठीक है, यानी इसको प्रदर्शित करते हैं एल से इस तरह लिक्विड। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मतलब गैस गैस संयोग की और यहाँ पर ये लिक्विड बना ली। तो मतलब ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। देखिए अभिक्रिया कब होती हैं, जब रासायनिक परिवर्तन होता है, उसमें गंध या महक में परिवर्तन हो जाता है, या टेम्परेचर भी बदल सकता है। तो ये सब रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जाम्पल आप लिखे होंगे, कार्बन जब यहाँ पर अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन से। ठीक है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, और ये आपका किस फॉर्म में है आप जानते हो कि गैस में है। ठीक है, कार्बन जो कोयला होता है ना, तो यहाँ पर ये आपका बन गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब यहाँ पर देखिए ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, गैस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बन जाता है। मतलब सॉलिड और गैस मिला तो यहाँ पर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गैस बन गया। तो किस तरह से आप समझेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और आ जाता है, यहाँ पर आप ले लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। जब यहाँ पर अभिक्रिया करता है जल से, ठीक है, ये आपका क्या है, सॉलिड है। ठीक है, क्या है आपका सॉलिड। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका किक लाइम, किक लाइम मतलब कि बिना बुझा हुआ चूना। अब लाइम मीन्स तो चूना होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया किया तो यहाँ पर आपका बन गया, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का ट्वाइस। कैल्शियम यहाँ पर मिल जाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का ट्वाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको आप यहाँ पर संतुलित भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये संतुलित है। तो इस तरीके से तो यहाँ पर इसको बोला जाता है आपका स्लेक्ड लाइम। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से है कि आपकी यहाँ पर हीट भी निकलती है। तो ये आपकी एक एग्जांपल हो गई क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी थर्मल रिएक्शन जो होती है ना आपकी, मतलब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उसका एग्जाम्पल भी ये आपका हो गया। और ऊष्मा शोषी का मतलब है जब अभिक्रिया पूर्ण होने के लिए हमें ऊष्मा यानी आप बोल सकते हैं हीट, या आप बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश देना पड़े, उसमें डालेंगे तब वो रिएक्शन पूरी होगी। और यहाँ पर एक्सोथर्मल का मतलब है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि जो ऊष्मा क्षेपी का मतलब है कि जो ऐसी रिएक्शन जिनको करने पर ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वो गर्म पड़ जाता है। जैसे आप चूना बुझाते हैं ना तो गर्म पड़ जाता होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका। इस तरह से आप समझ लेंगे इनको, इतना आसान है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर आप दूसरा आ जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लिख लेना। ठीक है, मैं आपको R बस बनाए दे रहा हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल आप कैसे समझेंगे, चलिए इसका हम लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल बहुत सिंपल है, इन्हीं को आपको तोड़ देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और ले लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का ट्वाइस। यहाँ पर जब कार्बन इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं, ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये आपका बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट इस तरीके से। तो यहाँ पर आप क्या देखें, ये भी तो मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर खड़िया यानी चाक बना लेता है, ठीक है, इसको मेट देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, मतलब कि एक पदार्थ है वो आपस में कंबाइन हो गए थे, अब ये डिकम्बाइन हो जाएंगे, मतलब इससे यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए H2O लिए, H2O ली, इसका जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पुनः टूट जाते हैं। तो ये क्या हुआ, आप देख सकते हैं ये लिक्विड है और ये आपका गैस है, ये भी आपका गैस है, ठीक है, हो गया, ये आपका टूट गया। इस आसानी से तोड़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन समझ लिए तो डिकम्बिनेशन आसानी से समझ लीजिए। जैसे कार्बन का आप ले लीजिए, कार्बन का भी आप तोड़ सकते हैं, CO2 है तो इसको आप जब तोड़ेंगे तो कार्बन प्लस O2 में टूट जाएगा, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब देखिए गैस को जब हम तोड़ते हैं तो सॉलिड में ये हो जाता है और ये आपका हो जाता है ऑक्सीजन गैस में। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। कितना एग्जाम्पल आप लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का आप ले सकते हैं। वहाँ पर हम अभी बताए थे ना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको जब हम गर्म करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इंडोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं, इसको हम गर्म कर रहे हैं। अब इसको जब हम गर्म करेंगे ऐसे, तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पर बना लेगा कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पर आपका बना लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसको आप संतुलित कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ये तो अभी संतुलित ही लग रहा है, ठीक है, संतुलित ही है। तो इस तरीके से ये आपका बना लेता है, मतलब कि जब यहाँ पर हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फिर हम CO2 करवा देते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में पुनः टूट जाता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपस में अदला बदली करवा सकते हैं, इस तरह से बनवा सकते हैं बहुत सारी। अब यहाँ पर आ जाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी गले में खराश आ रही है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आपको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, अब यहाँ पर आप समझना, ठीक है, नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। विस्थापन कैसे, आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पर सक्रियता श्रेणी याद करना पड़ेगा, ठीक है। पोटेशियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, Au। तो ये आपकी रिएक्शन होगा, ये आपकी हो गई सक्रियता श्रेणी। इसका मतलब है जो पदार्थ ऊपर होगा वो अपने नीचे आने वाले पदार्थों को विस्थापित कर देगा, तो विस्थापित करेगा तभी तो विस्थापन अभिक्रिया होगी। तो आप आसानी समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। यहाँ पर अभिक्रिया आप करवा दीजिए, जैसे कि मान लीजिए हम करवा देते हैं, आपके बुक में दिया है Cu, ठीक है, कॉपर सल्फेट CuSO4 की अभिक्रिया। यहाँ पर हम किससे करवा देते हैं, आयरन से यानी Fe से, फेरम से। तो यहाँ पर ये बना लेता है FeSO4 बना लेता है और कॉपर को जो है विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई, विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो इतना आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब मान लीजिए अभी ये ससुरा अभी ये कर रहा था ना विस्थापित, ठीक है, अभी ये कर रहा था ना, चलो इसको विस्थापित करवा देते हैं। तू बहुत बलवान समझता है अपने आप को, हाँ बहुत बलवान समझ, चल तुझको करवाते हैं। तो अब हम इसको ले लेते हैं FeSO4, इसकी अभिक्रिया इसके ऊपर वाले से करवा देंगे, किसी से भी, जिंक से करवा दीजिए आप। तो ये बना लेगा यहाँ पर, सॉरी ZnSO4 बना लेगा, चल ससुरा तू भी विस्थापित हो, Fe, ये विस्थापित हो गया, देख सकते हो आप। अब ससुरा ये जिंक विस्थापित, चल इसको भी विस्थापित करवा दे रहे। ZnSO4 आपका ये था, इसकी अभिक्रिया उसके ऊपर वाले से करवा लीजिए यानी एल्युमिनियम से। तो ये आपका हो जाएगा Al2SO4 का थाइज। अब ये कैसे बना ये आपको नहीं पूछना, प्लस Zn कैसे बना बता सकते हो। अरे यार एल्युमिनियम का आपका बेस कितना होता है, +3, SO4 का कितना होता है, SO4 का -2। अभी जब आपस में मिलेंगे तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तब ये क्या बना लेगा, Al2SO4 का थाइज ही तो बनाएगा। आसानी समझ सकते हो, इस तरह से विस्थापित। अब ससुरा ये विस्थापित करवा रहा है तो इसको भी आप मैग्नीशियम से करवा दो, कैल्शियम से करवा दो, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर आप चलिए मेट देते हैं और भी समझाते हैं आपको बहुत सारी अभिक्रियाएँ। जैसे कि यहाँ पर चलो आप Cl2 लेते हैं, CuCl2, कॉपर क्लोराइड। अब इसका विस्थापन भी हम करवा देते हैं, जस्ट उसी से आयरन से अभिक्रिया करवाए तो यहाँ पर बना लेगा FeCl2 प्लस यहाँ पर बना लेगा कॉपर।
तो इस तरह आप विस्थापन करवाएंगे। जैसे अब चलिए Cl2 के ले लिए, इसी तरह सबसे करवा देना, ठीक है, आप ऊपर वालों से इस तरह आप आसानी से करवा लेना, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको सूत्र बनाना सिखा दिया था। अब देखो यहाँ पर अगला है आपका, मान लीजिए यहाँ पर Cl2 लिए, अब कार्बोनेट ले लेते हैं, कॉपर कार्बोनेट मान लीजिए, ठीक है, CuCO3। अब इसको विस्थापित करवाएंगे, किससे करवाएंगे, मान लो फिर से आयरन से अभिक्रिया करवा दिए, तो ये आपका बना लेगा FeCO3 प्लस Cu। इस तरह से आप करवाएंगे। देख सकते हैं कितना आसान तरीके से आपका ये हो रहा है। मतलब कि कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी, जैसे कि यहाँ पर आप देखे होंगे, ठीक है, लेड नाइट्रेट भी आप देखे होंगे यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है, मैंने नहीं बताया था यहाँ पर, ठीक है, आप देख लेना। लेड नाइट्रेट जब यहाँ पर गर्म करते हैं, जैसे कि चलो हम यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने नहीं बताया था क्योंकि आपके बुक में है ये, ठीक है। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का ट्वाइज है, ठीक है। इसकी जब हम यहाँ पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म, तो ये PbO में टूट जाता है, यानी लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, प्लस ये किस में टूट जाएगा आप बता सकते हैं, NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नहीं टूट जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2 में टूट जाता है। इस तरह से ये टूट जाता है। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हुई, पहली तो एंडोथर्मिक हुई, दूसरी ये आपकी विस्थापन, यहाँ पर क्या हो गया आपका वियोजन अभिक्रिया, मतलब कि यहाँ पर हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हो। चलो इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है, कुछ भी आप ले लेंगे वही होगा, सब कुछ वही होगा, ठीक है। आप ले लेना, कुछ भी ले लेनी है, कुछ भी। चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पर अगला, यहाँ पर आपका आ जाता है कौन सा, चौथा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको मेटते हैं, इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चलो समझते हैं, इसको भी मेट देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सिलेक्ट लाइन, ठीक है, डबल। अब चलो यहाँ पर थोड़ा समझो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, अब इसको थोड़ा समझो अब नीचे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, डबल मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आपस में आदान प्रदान, आयन हमने अभी आपको बताया था, आवेशों का आपस में आदान प्रदान आप बोल सकते हैं, आयन आवेश या ऑक्सीकरण संख्या, बात एक ही है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए SO4 का कितना आयन आप देखे थे, SO4 का -2 था, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मान लो कार्बोनेट CO3 का -2 था। तो अब ये आपस में आदान प्रदान करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, सोडियम कार्बोनेट आपका है, यानी 2CO3 होगा, ठीक है, यानी 2CO, सोडियम का जो धनायन होता है वो 1 होता है, यानी आयन आप बोल सकते हैं 1 होता है, और ऋण आयन जो CO3 का होता है वो 2 होता है। तो ये भाई 2 सोडियम लेना पड़ेगा, यानी 2CO3। तो यहाँ पर अब इसकी अभिक्रिया आप मान लीजिए किससे करवा देंगे, मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट से करवा देते हैं, ठीक है। मतलब आयनों का आपस में आदान प्रदान होगा। तो अब क्या करेगा आयन भाई, ये वाला देखिए, ये वाला इससे कर लेगा रिएक्शन, और ये मैग्नीशियम इससे कर लेगा, ठीक है, यानी Na2SO4 बना लेगा, और यहाँ पर आपका बना लेगा MgCO3। अभी हम इसको आपको संतुलित नहीं करवा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना सिंपल है। देखिए आयन का आपस में आदान प्रदान हुआ कैसे, चलो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे हुआ। जैसे कि यहाँ पर यानी 8 है, ये आपका हो गया 2CO3, ठीक है। तो यानी है आपका जो वो मान लीजिए प्लस 2 प्लस है इसमें, क्योंकि 2 सोडियम है, मान सकते हो आप। इसमें भी आपका माइनस 2 ठो माइनस है कि नहीं है, आप बताओ। CO3 -2 आयन होता है कि नहीं, ऋण आयन होता है ना। तो यहाँ पर ये देख सकते हो। अब जब ये अभिक्रिया किया मैग्नीशियम या में GSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम के यहाँ पर 2 प्लस होते हैं, आप जानते हैं, यानी +2 आप बोल सकते हैं, आप 2 लिख सकते हैं, और इसमें माइनस। अब देखो यहाँ पर ये सोडियम जो है प्लस है भाई, ये माइनस, तो माइनस कभी रिएक्शन आपस में नहीं करेंगे, यानी ऋण आयन और ऋण आयन आपस में कभी रिएक्शन नहीं करेंगे, ना कि, ठीक है, और धन आयन नहीं करेंगे इस स्टेट में। नहीं तो ऋण आयन आपस में रिएक्शन करते हैं, लेकिन धन आयन और धन आयन आपस में कभी भी रिएक्शन नहीं करते। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखेंगे PCl3, ये क्या है, ऋण आयन दोनों है भाई, P का क्या है -3 और Cl का भी -1, तो ये 3 तो हमें क्लोरीन लेना पड़ेगा, तो PCl3 बना लिया,
यानी इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये आपका ऐसे होगा, Cl इसमें भी जुड़ा होगा, Cl इसमें भी जुड़ा होगा, इधर भी Cl जुड़ा होगा, इस तरह से। तो ये देखिए आपस में ऋणायन मिल गए, लेकिन धन आयन कभी नहीं मिलेंगे कि आप मान लीजिए सोडियम का करा दिए और फिर सोडियम का करा दिए तो यहाँ पर क्या बना लेगा, Na2 बना लेगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका, कभी नहीं होगा। लेकिन हाँ ऋणायन करेंगे, जैसे क्लोरीन प्लस क्लोरीन मिलाकर यहाँ पर बन जाता है Cl2, तो ये आपस में कर जाते हैं, ठीक है, जो ऋणायन होते हैं। तो यहाँ पर आप अब यहाँ पर देखो, अब इससे आप आसानी समझो क्या होगा। सोडियम भाई 2+ है, ये इससे अभिक्रिया किया तो 2+ झक्कास इधर हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा NaSO4 बना देंगे, ठीक है, NaSO4, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पर है 2 प्लस, तो 2 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सोडियम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी 2+ हो गया। अब SO4 माइनस हो गया, मतलब कि दोनों में बराबर होना चाहिए ये प्लस माइनस, मतलब कि आपस में संतुलित हो गए, बैलेंस हो गए आपस में, ठीक है। अब ये लड़े भिड़ेंगे नहीं आपस में, तो इस तरह से ये हो गए। अब ये मैग्नीशियम कार्बोनेट आपका बना लेगा प्लस MgCO3 बना लेगा। क्यों भाई, मैग्नीशियम का प्लस होता है, कार्बोनेट का माइनस होता है। देख लो आयन का आपस में आदान प्रदान हुआ कि नहीं भाई, ये इसका आयन ये ले लिया और इसका ये वाला जो था इसका आयन ले लिया, मतलब आपस में देखिए ये जो था इससे इसको मतलब मान लीजिए ले लिया, और मैग्नीशियम जो था इससे ले लिया, मतलब धन आयन ले गए आपस में, धन आयन आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं, अपने आयनों का, ठीक है। इस तरह आप बोल सकते हैं, यानी जो धन आयन में ऋण आयन जुड़ा होता है, धन आयन ऋण आयनों का आपस में आदान प्रदान करते हैं, इस तरह भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर लेना। जैसे कि चलिए अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर इसको लिखा रहने देते हैं। मान लो यहाँ पर ले लिए NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, किसको ले लें, चलो मैग्नीशियम कार्बोनेट को ले लेते हैं, इस बार MgCO3 को ले लेते हैं। क्या करेगा भाई, यहाँ पर बना लेगा, क्या बनाएगा, Na2CO3 बना लेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट, प्लस यहाँ पर आपका बना लेगा MgCl2। अब इसको संतुलित तो कर नहीं रहे, तो देख सकते हो आयनों का इसमें भी आदान प्रदान हो भाई, सोडियम इसको लिया, मैग्नीशियम ने इसको ले लिया। अब ये कैसे बना कि ये 2 लग गया, तो वो तो आप आयन अगर याद किए होंगे तो जान ही गए होंगे। तो इस तरह से होता है, ठीक है, आपस में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। किसी के भी तत्व का ले लीजिए आप, जिंक का ले लीजिए, ठीक है, ZnCl2 होगा, ठीक है, प्लस Cl2 होगा। क्यों, क्योंकि Zn का जो होता है वो +2 होता है, तो ये 2 क्लोरीन लेना पड़ेगा। Cl का जो होता है वो -1 होता है, जानते होंगे आप। तो यहाँ पर ZnCl2 हो गया यहाँ पर, प्लस आप किसका ले लीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट को ही रहने दीजिए, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे, आपका ये बना लेगा ZnCO3 बना लेगा, MgCl बना लेगा, देख सकते हो MgCl2 बना लेगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली आपको बात है कि यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखना कि आप इसको इधर लिख सकते हैं, इसको भी इधर लिख सकते हैं, इसको भी इधर, मतलब कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। चलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप, ठीक है, यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह भी आप लिख सकते हैं MgCO3 प्लस ZnCl2, मतलब कि अदला बदली भी आप किधर भी किसी को लिखें। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई इसको इधर लिखें या इसको इधर, तो भाई आप किसी को भी किधर लिखें, बस इसको आप इधर नहीं लिख सकते ना, इसको ये तीर के निशान से उधर नहीं ले जा सकते, इधर आप किसी को भी किधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह लिखेंगे तो वही लिख देंगे अगर तो सही है, या तो आप MgCl लिख देंगे 2 प्लस ZnCO3, तो ये भी सही है। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, आप इधर अदला बदली आप किधर भी कहीं लिखें, कोई दिक्कत नहीं, प्लस के चिन्ह के इसको इधर लिखें या इसको इधर, कितने भी पदार्थ हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ गए होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन थोड़ा सा देखते हैं, रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स। अब देखिए यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं रिडक्शन। चलिए यहाँ पर आपस में बांट ही देते हैं, ठीक है, बांट देते हैं। कैसे, इधर हम लिख देते हैं रिडक्शन, इधर आपका लिख देते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर आप समझिए रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन में यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझिए, यानी उपचयन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का लाभ होगा, मतलब कि
यहाँ पर आप बोल सकते हैं कोई पदार्थ ए है उसमें ऑक्सीजन, ठीक है, जुड़ेगा इस तरह से, मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं गेन हुआ। भाई गेन का मतलब है लाभ हुआ। अब यहाँ इंग्लिश समझेंगे तो थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, इसलिए मैं इंग्लिश लिखा रहा हूँ। अब कोई पदार्थ ए है प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का लॉस होगा और ऑक्सीजन का गेन होगा, तो यहाँ पर ये आपका लॉस हो गया हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से इसको समझिए, इसको आप समझ सकते हैं। जस्ट उसके विपरीत लिख सकते हैं कि भाई A माइनस O2 हो गया, यानी यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और कोई पदार्थ A है उसमें अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन का लाभ होगा या यहाँ पर ऑक्सीजन की हानि होगी, वहाँ पर रिडक्शन होगा यानी अपचयन होगा। और जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगी मतलब ऑक्सीजन का लाभ होगा और हाइड्रोजन की हानि होगी, वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर चलो एग्जाम्पल आप समझो। मान लो हम यहाँ पर आप बताना आप एग्जाम्पल। मान लो हम यहाँ पर ले लिए कॉपर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर ले लिए और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिए, मतलब कॉपर ऑक्साइड ले लिए और यहाँ पर हाइड्रोजन से जोड़ दिए, तो यहाँ पर क्या बना लेगा, यहाँ पर क्या बनाएगा। आप यहाँ पर इससे देखो भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है, कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है, तो हाइड्रोजन कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो मतलब H2O बना लेगा आपका भाई, H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड आप बोल सकते हैं बना लेगा, यानी जल बना लेगा और यहाँ पर आपका कॉपर विस्थापित हो जाएगा। कौन सी रिएक्शन है आप बता सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की हानि हो रही है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आपका हो गया रिडक्शन, ठीक है। क्यों भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का लाभ हो रहा है, प्लस हो रहा है, और ऑक्सीजन की हानि हो रही है, तो यहाँ पर आपका हो गया रिडक्शन। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि H2 ले लिए और Cl2 ले लिए। अब ये आपस में क्रिया करेंगे तो 2HCl बना लेंगे। अब यहाँ पर आप बता सकते हो क्या हुआ, तो यहाँ पर एक ही हो तो कोई दिक्कत नहीं, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मतलब कि Cl में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऋण विद्युत तत्व जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए यहाँ पर देख सकते हो गेन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब रिडक्शन। कितना सिंपल है समझना, तो इस तरह आप समझ सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा ले लेते हैं ऑक्सीडेशन की, यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं ऑक्सीडेशन की। जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन गया Cu+O2, तो यहाँ पर बना लेता है CuO। अब इसको हम संतुलित करने में नहीं जा रहे। अब यहाँ पर आप देखो क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कोई पदार्थ A है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। क्योंकि भाई ऑक्सीजन की हानि तो हो नहीं रही है कि रिडक्शन होगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण, आप लिख लेना। अब जैसे कि कोई भी ऑक्साइड बनेगी, जैसे कि मान लीजिए आप सोडियम ले लें, यहाँ पर आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर बना लेगा यानी H2O। क्या हो रहा है, आप बोलेंगे यहाँ पर सोडियम का क्या हो रहा है, तो भाई सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रही है, सिंपल है। कोई भी ऑक्साइड बनेगा तो इसी तरह होगा। जैसे कि जिंक का ले लीजिए, Zn का ले लीजिए, O2 से अभिक्रिया कराइए, आपका बन जाएगा ZnO। क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन जुड़ रही है जिंक में, तो जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से आसानी से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल थोड़ा समझ लेते हैं कि A-H2 क्यों लिखे हैं, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन की हानि होगी, ठीक है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल लो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्लोरीन गैस जोड़ सकते हो, तो यहाँ पर क्लोरीन जोड़े तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, सल्फ़र को विस्थापित ये कर देगा, मतलब कि सल्फ़र बाहर हो जाएगी, तो यहाँ पर बना लेगा HCl और यहाँ पर सल्फ़र। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, बताओ क्या हो रहा है, H2S में क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ।
तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हो। पूरी रिएक्शन आपके हाथों में आ गई होंगी। अब ऊष्मा छेपी ऊष्मा शोषी तो आप समझ ही गए कि मतलब हम किसी अभिक्रिया में ऊष्मा देंगे तो वो ऊष्मा छेपी होगी, मतलब कि आप बोल सकते हैं इंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का मतलब एक ऊष्मा छेपी, मतलब ऊष्मा वो हमें खुद देगी, मतलब गर्म हो जाएगा कोई पात्र या वायुमंडल वहाँ का गर्म हो जाएगा तो वो ऊष्मा छेपी रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट आप ले लीजिए, क्या हो रहा है यहाँ ऊष्मा भाई हमें इसमें देना पड़ेगा तभी तो ये टूटेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड में टूट गया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में। इस तरह से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो बस यही थी यार, कुछ वीडियो आप लिख लेना, आप पूरा लाइन से वीडियो देखेंगे आपको पूरा दिमाग में भेजे में घुस गया होगा। ठीक है, बस यही थी वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस अगर भाई को सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको। ठीक है, सब कुछ देख लेना और वीडियो हमारी और भी देख लेना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक यहाँ पर थोड़ा शायरी में बोल देता हूँ, हौसले जिनके, क्या बोलूँ यार याद ही नहीं आ रहा है, बोल दूँ? अच्छा चलो बोल देते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। ख्वाब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले भी कई बार उनके पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वो मदमस्त होते हैं।